हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज की इस वीडियो में हम नवंबर 3rd वीक के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 13th ऑफ नवंबर टिल 20th ऑफ नवंबर, यानी कि 3rd वीक ऑफ नवंबर 2020 में हरियाणा में कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हरियाणा के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंक्लूडिंग द हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम्स ऑफ हरियाणा। So without wasting any time, let us begin. तो इस हफ्ते में हरियाणा में जो न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव से एक न्यूज़, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट से 2 न्यूज़, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड 3 न्यूज़ आइटम्स जो कि इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रही हैं, इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 1 न्यूज़ और पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड 1 न्यूज़। So in total, we will discuss 8 important news from the 3rd week of November 2020 for Haryana. शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स में टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस ब्लैक बोर्ड्स इन करनाल गवर्नमेंट स्कूल्स। तो करनाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। नाउ ये अपने आप में एक छोटी न्यूज लगती है, बट it is important if we put it in context, and that context is the smart city program. The smart city program is the context. करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो कि एक व्हीकल है टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब स्मार्ट सिटीज मिशन जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इस न्यूज को देखते हैं। सो इंटरैक्टिव एलईडी स्क्रीन्स जो हैं वो रूम्स में लगाई गई हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम्स में लगाई गई हैं। जैसे कि मेरे पीछे ये जो स्क्रीन है, दिस इज ऑल्सो अ स्मार्ट बोर्ड, दिस इज लाइक अ वेरी बिग टीवी स्क्रीन विच इज इंटरैक्टिव इन नेचर। उसी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में अब प्रोवाइड कराई गई है। एज मैनी एज 50 क्लासरूम्स ऑफ 7 गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन इक्विप्ड विद ई-लर्निंग टेक्नोलॉजी। ई-लर्निंग टेक्नोलॉजी, जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ स्मार्ट बोर्ड ही नहीं आता, देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको हेडफोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देन दे आर गिवन एक्सेस टू द क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज अ स्टोरेज सिस्टम ओवर द इंटरनेट सर्वर्स, जहां से कोई भी स्टूडेंट अपना कोई भी मटेरियल कभी भी डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी ले सकता है, उसको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी पढ़ सकता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ एडवांसमेंट दैट दिस पर्टिकुलर स्कीम इज शोइंग। तो अगर ये सारा कुछ प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाता है, इट विल बी अ बून फॉर ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग इन द स्टेट। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें किया गया है। तो स्कूल्स को क्या क्या प्रोवाइड किया गया है? स्कूल्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंटरैक्टिव एलईडीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, द स्मार्ट टीवीज, द स्मार्ट स्क्रीन्स। देन रोबोटिक लैब्स भी एडवांस अपग्रेड की जाएंगी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की। स्टेम लैब, स्टेम मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। सो व्हाट इज स्टेम? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। यानी कि जो साइंसेज हैं उनसे रिलेटेड जो लैब्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा, एंड अदर इक्विपमेंट विद डिजिटल कंटेंट टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डिजिटल कंटेंट दिया गया है, क्लाउड एक्सेस दिया गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है, स्मार्ट इंटरैक्टिव एलईडीज दिए गए हैं। सो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ई लर्निंग। ये सब कुछ हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। All classrooms have been connected with cloud for storage. As I told you, cloud is the storage of all this data over the internet servers, जिन्हें आप कभी भी access कर सकते हैं, and you do not need to use your own storage, so that teachers and students can access the study material in real time for future use. उसे कभी भी access किया जा सकता है over the internet, और कभी भी उसको डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट की जा सकती है। So there will be no problem as far as access to resources is concerned. ये सारी चीजें इट विल टेक केयर ऑफ। तो जो ई लर्निंग है
इससे कैसे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं स्कूल्स के, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज इन सारी बातों का जो अल्टीमेट एजेंडा है वो यही है कि स्कूल्स में लर्निंग आउटकम्स बढ़ाए जा सकें और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है वो बहुत तेजी से स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जा सके. फॉर एग्जाम्पल, whenever a new material or a new book is developed by the state education board of हरियाणा, अगर उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाए और इन सभी स्कूल्स में उसको रियल टाइम में वहीं से डाउनलोड करके इन रियल टाइम उसको वहीं पे पढ़ाया जा सके ओवर दीज इंटरैक्टिव एलईडीज विच आर डाउनलोडेबल बाय द स्टूडेंट्स एंड दे कैन टेक देयर प्रिंट आउट. तो ये सारी चीजें जो हैं इट कैन बी अ बून फॉर द स्टूडेंट्स. तो ये सारा जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन. स्मार्ट सिटीज मिशन में ये कब लॉन्च किया गया था, इसके क्या क्या एजेंडा है, इसके अंदर कितने सिटीज अब तक कवर हो चुके हैं, कितनी इसकी फंडिंग है, एंड हु इज द सुपरवाइजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी. लेट अस सी. स्मार्ट सिटीज मिशन या नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन, इसे एक अर्बन रिन्यूअल और रिट्रोफिटिंग प्रोग्राम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इन 2015. 25 ऑफ जून 2015 इसे लॉन्च किया गया था. 100 स्मार्ट सिटीज मिशन है ये. अब तो इसे एक्सपैंड किया जा चुका है, लेकिन शुरू में इसे 100 स्मार्ट सिटीज मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया था, यानी कि पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज होंगी. इसके लिए टोटल 98,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए थे, यानी कि रफली 1,000 करोड़ हर एक शहर के लिए. राइट. उसके बाद अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को इसके साथ लिंक कर दिया गया था कि अर्बन एरियाज में अच्छी एमेनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, उनको रिजुविनेट करने के लिए, अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्मार्ट सिटीज इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ इट. तो इसको उसके साथ जोड़ दिया गया था. यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट. इसके लिए इनिशियली 100 शहरों को इंक्लूड किया गया है इनिशियली, अब तो इसको बढ़ा दिया गया है. और इनकी जो प्रोजेक्ट डेट थी दैट इज 2019 एंड 2023, यानी कि इन 4 सालों में ये, इन 4 या 5 सालों में ये जो 100 स्मार्ट सिटीज हैं ये प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगी. और इसका रिजल्ट देखने के लिए हमें करीब 2022 तक वेट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम. और स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इंक्लूडिंग स्मार्ट लर्निंग, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट अर्बन अमेनिटीज. बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल्स में ई लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा. पेपर वर्क को कम किया जाएगा. जो जुडिशरी है या जो कोर्ट्स हैं उनमें पेपर वर्क को कम किया जाएगा और ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा. सिमिलरली जो जितने भी हमारे इंटरसेक्शंस हैं, इंक्लूडिंग जहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, उनको भी स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि वो सेल्फ ऑपरेट कर सकें. और जो भी कोई इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं उनको जाने के लिए स्पेशल परमिशन मिल सके. सो ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस प्लान. स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, RFID scanning technology, not only for toll plazas but also for parking in any, you can say any parking in the city. तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्मार्ट सिटी का एक प्लान है. ये एक 5 ईयर प्रोग्राम है 2019 से 2023 तक, और इसमें फाइनेंशियल एड दी जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को. राइट. स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाएंगे, जैसा अभी हमने देखा करनाल स्मार्ट सिटीज लिमिटेड, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है. तो टोटल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हर एक शहर को 1,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराएंगी इन मिशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए. सो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव इन हरियाणा. नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स पे. सोशल एस्पेक्ट्स में हमारे पास जो पहली न्यूज है दैट इज नेम प्लेट्स फॉर सोशल इक्वालिटी टू मोलकीज. अब ये क्या है? देखिए, मोलकीज क्या होती हैं? मोलकीज एक थोड़ी सी डेरोगेटरी टर्म है. मोलकी का मतलब, ये वर्ड आया है मोल से. मोल का मतलब होता है प्राइस. तो मोलकी का मतलब होता है अ ब्राइड दैट इज बॉट फॉर प्राइस, यानी कि किसी दुल्हन को
जब पैसे देकर खरीदा जाता है, दैट इज नोन एज अ मॉलकी. सो इट इज अ वेरी डेरोगेटरी कॉन्सेप्ट इन हरियाणा एंड इन सम अदर नॉर्दर्न स्टेट्स. तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में होता यह है कि पिछले कुछ 40-50 सालों से जब से नॉर्दर्न स्टेट्स में जो सेक्स रेशो है वो थोड़ी सी स्क्यूड होनी शुरू हुई है, थोड़ी कम होनी शुरू हुई है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अच्छी रही है. आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आ गई, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सोशल प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई वो थी जेंडर रेशो कम होने की या सेक्स रेशो की कम होने की. तो इसका असर ये हुआ कि यहाँ पर मॉलकीज की प्रथा चल पड़ी. मॉलकीज या इन्हें पारो भी कहा जाता है. पारो यानी कि जो बहुत दूर से आई हैं, पारो यानी कि जो बहुत पार से आई हैं, और मॉलकी मतलब जिनको मोल देकर खरीदा गया है. तो ये इन दोनों वर्ड्स का मतलब है. तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं स्पेशली पंजाब और हरियाणा, यहाँ के जो मेल्स हैं, अब सेक्स रेशो कम होने की वजह से यहाँ पर एक लिमिट के बाद लड़कियां जो हैं वो मैरिजेबल एज की जो लड़कियां हैं वो मिलनी बंद हो जाती हैं. इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग ओडिशा, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड, इस तरह की स्टेट जो कि बहुत पुअर स्टेट्स हैं. तो जो पंजाब और हरियाणा के मेल्स हैं वो इन ईस्टर्न स्टेट से लड़कियों को बाकायदा पैसे देकर उनसे शादी करते हैं. सो दिस इज नोन एज ब्राइड प्राइस, और यू कैन से इट इज दैट द वुमेन आर बॉट फॉर अ प्राइस. उनको शादी के लिए खरीदा जाता है. इसका उन स्टेट्स को क्या फायदा है, वहां पर जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उस वजह से वो लोग बिना दहेज के उनकी बेटियों की जब शादी हो जाती है उसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द मेन ऑफ हरियाणा एंड फॉर द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स ऑफ दीज ईस्टर्न स्टेट्स. तो ये प्रथा काफी देर से चली आ रही है. इस प्रथा में बस एक दिक्कत जो है वो ये है कि हरियाणा में इस तरह की ब्राइड्स को पूरा सम्मान नहीं दिया जाता. दे आर नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल इन द सोसाइटी इन हरियाणा. लेकिन अब उसको चेंज करने के लिए नेम प्लेट्स हैव बीन स्टार्टेड टू बी इंस्टॉल्ड. जो मॉलकीज हैं विच इज अ डेरोगेटरी टर्म, तो मॉलकीज को सोशल रिकॉग्निशन और सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने अब उनके घरों के बाहर उन्हीं के नाम की नेम प्लेट्स लगानी शुरू कर दी हैं ताकि उनको एक सोशल इक्वालिटी की तरफ जो है वो भेजा जा सके. क्योंकि अब तक उनकी पहचान सिर्फ यही है कि वो दे आर बॉट ब्राइड्स, दे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनको पैसे देकर खरीदा गया है. हालांकि उससे उनके डिग्निटी में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन ये एक सोशल टैबू बना हुआ है और इसको ब्रेक करने के लिए उनके घरों के बाहर नेम प्लेट्स अब स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है ताकि उनको भी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है वो फील हो सके. तो मॉलकीज आर बॉट ब्राइड्स, इस तरह की ब्राइड्स जिन्हें खरीदा गया है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ओवर 1.5 लाख सच विमेन इन द स्टेट, ऐसी करीब 1.5 लाख विमेन हैं पूरे स्टेट में, और इन्हें परदेशी बहू या आउटसाइडर ब्राइड भी कहा जाता है. इनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती हरियाणा में जितनी कि मिलनी चाहिए. तो इनको इक्वालिटी देने के लिए ही ये कैंपेन शुरू किया गया है. ये कैंपेन किसने शुरू किया है? सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन. ये एक एनजीओ है, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन. इसे फारूक नगर ब्लॉक ऑफ खरकड़ी विलेज में इसको शुरू किया गया है. इट एम्स एट गेटिंग सोशल इक्वालिटी फॉर सच ब्राइड्स इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी राइट्स. तो इनको प्रॉपर्टी राइट अच्छे से मिले, जो भी इनका लीगली वैलिड जो भी इनका राइट बनता है अपनी फैमिली में वो इन्हें मिले, और सोसाइटी भी इन्हें एक अच्छी नज़र से देखे. ये इस मूवमेंट का मेन पर्पस है. तो बहुत सारी विमेन है यहाँ पे विच आर मॉलकीज और पारोस. तो ब्राइड ट्रैफिकिंग इन हरियाणा, इसको हम देखते हैं. ब्राइड बाइंग इन इंडिया इज अ फिनोमिनन ऑफ अरेंजिंग मैरिजेस वेयर ब्राइड्स आर रेफर्ड टू एज पारो. पारो यानी कि जो बहुत दूर से आई हैं, और मॉलकी वन हु हैज अ प्राइस, यानी कि जिनको पैसे देकर खरीदा गया है. पारो एंड मॉलकी, इन विच द ब्राइड्स आर सोल्ड बाय पुअर पेरेंट्स इन इम्पावरिश्ड रीजन्स. जो इम्पावरिश्ड रीजन्स हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहां से उनको बेचा जाता है. एंड द हस्बैंड्स इन रिलेटिव रिचर रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के जो रिलेटिवली रिच हस्बैंड्स हैं, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं, रिलेटिवली रिच,
जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनको बेचा जाता है। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है? ड्यू टू द स्क्यूड सेक्स रेशियो देयर इज शॉर्टेज ऑफ वुमेन इन इंडिया, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। सो द मेन ऑफ हायर कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर एबल टू मैरी लोकल वुमेन। जो हाई कास्ट के होते हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी अच्छी होती है, उनको लड़कियां बहुत इजीली मिल जाती हैं। लेकिन जो लोअर कास्ट के होते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर पुअर होते हैं और दोज हु हैव डिसेबिलिटीज, तो अब क्योंकि ये सिंपल एक इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड और सप्लाई का, दैट इफ द डिमांड इज मोर, नाउ द डिमांड फॉर वुमेन इज मोर बिकॉज फॉर एवरी 1000 men 1000 women have to be there to get married। लेकिन जब 1000 men पे 800 समथिंग women होंगी, then there will be deficit of women। तो उस वजह से जो women की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो उस वजह से the women will only marry those men who are more able, socio-economically well off, who are of higher caste, who are properly employed, who are not disabled, who are not poor। तो जो ये सारी कैटेगरीज के men बच जाते हैं, poor, unemployed, socio-economically low strata से belong करते हैं, they have to find brides in their own community and they resort to buying inter-region brides from the poor regions। तो वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, they have to search, go and search in other states for such brides। और जो लोग ऐसी अपनी डॉटर्स को इस तरह से एक प्राइस के सामने बेचने के लिए, इसको बेचना नहीं कह सकते, लाइक दे ट्राई टू एक्सचेंज द डॉटर्स फॉर सम मनी, उनके लिए मोटिवेशन ये होती है कि उनको अब डॉरी नहीं पे करनी पड़ेगी और उल्टा उनको थोड़ा पैसा मिल जाएगा। सो वाइल द डिसएडवांटेज्ड मैन जो पुअर हैं या लोअर कास्ट हैं या डिसेबल्ड हैं, दे गेट अ ब्राइड फॉर अ प्राइस, उनको थोड़े से पैसे देकर एक ब्राइड मिल जाती है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। इट इज फाइन एज फार एज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कंसर्न्ड, लेकिन जब इनको शादी करके यहां पर लाया जाता है, दे आर नॉट गिवन द सेम रिस्पेक्ट दैट दिस शुड बी गिवन। इस वजह से ये कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है। इसकी जो मेजर डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं, मेजर जो इसकी डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं, दे आर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो वो सारे एरियाज जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी आई है, वेयर एग्रीकल्चर गेव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू द रूरल पीपल। और सोर्स स्टेट्स यानी कि जहां से ये लाई जाती हैं मॉलकीज, दे आर असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ज्यादातर वो एरियाज जो माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह होने की वजह से या ट्राइबल्स के होने की वजह से काफी इम्पावरिश्ड रहे हैं। अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, बट 30-40 years बैक these areas were some of the poorest areas in India, right? तो ये एक सोशल इशू है जो आपको ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सोशल इशू, हरियाणा रत्न अवार्ड गिवन टू अंबाला मैन बाय एनआरआईज इन कनाडा। एक ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हैना, HANA, हरियाणा एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें नॉर्थ अमेरिका में जितने भी हरियाणवीज हैं उन्होंने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है, and they confer this award, Haryana Ratna Award, to someone who has done something phenomenal in any field for the diaspora of Haryana। तो ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का काफ़ी सारा जो डायस्पोरा है वो फॉरेन कंट्रीज में रह रहा है। जैसे कि पंजाब के बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में बसे हुए हैं, उसी तरह हरियाणा के भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग कंट्रीज में रहते हैं। तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये अवार्ड दिया गया है मिस्टर संदीप गोयल जो कि अंबाला के हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक कनाडा के सीईओ हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में वहां पर बातें क्या हुई, वहां का जो डायस्पोरा है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट हरियाणा, एंड इट टेल्स अस मेनी अ थिंग अबाउट द पोटेंशियल एंड द सोशल सिचुएशन इन हरियाणा। जैसे कि उन्होंने वहां पर बात की कि हरियाणा जो है वो इट इज द लैंड ऑफ महाभारत, यहाँ पर गीता उपदेश दिया गया कुरुक्षेत्र वाली जगह पर, यहाँ पर महाभारत लिखी गई ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर। देन हरियाणा मस्ट बी प्रमोटेड एज अ रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो उन लोगों ने नाउ सिंस दे बिलोंग टू हरियाणा, तो उन सब लोगों को इस बात की चिंता है और उन लोगों ने इस बात के ऊपर डिस्कशन की कि कैसे हम हरियाणा को यहाँ पे रहते हुए भी, नाउ सिंस दे आर लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका,
So they know what are those things that can make Haryana an attractive tourist destination. वहाँ का आर्ट, वहाँ का कल्चर, हरियाणा's art and craft has a big market potential in North America. तो हरियाणा के लिए एक नेचुरल लव और अफेक्शन है उन लोगों के लिए, और हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है दैट दे आर डिस्कसिंग द पोटेंशियल ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा. सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट further point for anywhere where you write a mains answer on the potential and the diaspora of Haryana and how Haryana can actually increase its socio-economic potential by joining it with the diaspora of Haryana. Haryana is the biggest hub of automobile manufacturing in India. जो गुड़गांव और रेवाड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं. सो ये सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई और ये डिस्कस किया गया कि कैसे हरियाणा का पोटेंशियल और बढ़ाया जा सकता है, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो और बढ़ाई जा सकती है. उसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बात करें. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैनी प्लेसेस इन हरियाणा रिपोर्ट एयर क्वालिटी इन सिवियर कैटेगरी. हरियाणा को जब भी हम डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली तो हरियाणा को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. वन आर दोज एरियाज विच आर अ पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन या फिर NCR, जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, राइट. देन योर डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर सराउंडिंग द NCR इंक्लूडिंग सोनीपत, देन पानीपत, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं. और दूसरा पार्ट है हरियाणा का जो NCR का पार्ट नहीं है. तो जब हम बात कर रहे हैं एयर क्वालिटी की, इन द मंथ्स ऑफ विंटर एवरी ईयर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर एंड से शुरू हो जाता है जब से स्टबल बर्निंग शुरू होती है, और जब से विंटर जो है वो आनी शुरू होती है, व्हेन द एयर बिकम्स हैवियर एंड द विंड्स जो है दे टेंड टू काम डाउन. उस वजह से द ओवरऑल एयर क्वालिटी इन एंड अराउंड द दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन इट गोज डाउन एंड इट हैज अ सिवियर इंपैक्ट ऑन द एयर क्वालिटी in those districts of Haryana that border the national capital territory of Delhi. तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो इस न्यूज़ में बताई गई हैं जहां पर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है. ओवर 400 इट हैज़ गॉन, एयर क्वालिटी ऑफ ओवर 400. कौन कौन से एरियाज आते हैं इसमें? फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, फतेहाबाद. तो इसमें से मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर in and around the national capital territory of Delhi. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अकॉर्डिंग ये सारे जो एरियाज हैं इसमें 414, 425, 441, 457, 446 यानी कि सिवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी पहुंच गई है. रोहतक में भी, सिरसा, बल्लभगढ़, कैथल, इन सब में भी 300, 350 से ऊपर की एयर क्वालिटी देखी गई है जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करती है. पंजाब में भी बहुत सारे टाउन्स हैं जहां पर वेरी पुअर है, लेकिन उतनी बुरी हालत नहीं है जितनी हरियाणा में है. द रीजन बीइंग इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द यूटी ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली के पास होने की वजह से यहां पर एयर क्वालिटी इतनी बुरी है. दूसरी तरफ अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में द एयर क्वालिटी वाज 131 एंड 145 ऑन 2 days आफ्टर दिवाली, विच इज वन ऑफ द बेस्ट एयर क्वालिटीज इन एंटायर नॉर्थ इंडिया इन प्लेन एरियाज. ऐसा क्यों है? वाई चंडीगढ़ एयर क्वालिटी इज सो मच बेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा? उसके बहुत सारे कारण हैं. नंबर वन, द प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ द बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन चंडीगढ़. दूसरा कारण है कि यहां पर ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं है. एंड थर्डली, इट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द यूटी ऑफ दिल्ली. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पहली बात तो ये कि गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से दिल्ली में एयर क्वालिटी अगर बुरी होती है तो हरियाणा के भी बहुत एरियाज में वो बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है. तो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए. व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? एयर क्वालिटी इंडेक्स को या नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर द स्वच्छ भारत अभियान. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ था पहले से, लेकिन इसको चेंज किया गया है. और जो नया एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको किस किस ने डिवाइस किया है? IIT कानपुर एंड एक्सपर्ट ग्रुप, दो इन्होंने मिलकर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया है. ये 8 पैरामीटर्स पर एयर को जज करता है, यानी कि एयर में 8 ऐसे कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग पार्टिकुलेट मैटर,
देन अदर टाइप्स ऑफ गैसेस। ये 8 टोटल गैसेस हैं जिनको मिलाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स जज किया जाता है। इसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पैटर्न या सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। जगह जगह पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हैं जो कि एयर क्वालिटी को मेजर करते रहते हैं। कुल 6 AQI की कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सिवियर। इस तरह से ये बनाई गई हैं। जैसे कि जो सिवियर कैटेगरी है दैट इज अबव 400, 300 to 400 इज वेरी पुअर, 200 to 300 इज पुअर, 100 to 200 इज मॉडरेट, 100 से 50 तक होती है सेटिस्फैक्ट्री और 50 से कम होती है गुड। तो ये सारी कैटेगरीज जो है एयर क्वालिटी की बनाई गई हैं। 8 पॉल्यूटेंट्स आते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट इज पार्टिकुलेट मैटर 10, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जिसकी जो साइज है दैट इज लेस देन 10 माइक्रॉन्स। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 काफी ज्यादा लीथल होता है, ये लंग्स में जाकर स्टिक हो जाता है, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन अमोनिया, carbon monoxide, then ozone, then ammonia and lead. So all these 8 pollutants are measured for the purpose of National Air Quality Index with a short term 24-hour averaging period. इनको continuously monitor किया जाता है और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं उसके सामने रखकर इसको देखा जाता है कि क्या जितने स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं उससे कम पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर उससे ज्यादा। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स ये 6 कैटेगरीज में डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर एंड एक्सपर्ट ग्रुप। ये हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसकी आजकल ऑलमोस्ट डेली आप न्यूज देख सकते हैं। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये दिल्ली के पास पड़ता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनफैक्ट जो हमारी नेक्स्ट न्यूज आइटम है वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। एज पॉल्यूशन राइजेस, हरियाणा शट्स 120 स्टोन क्रशर्स मिक्स प्लांट्स इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हरियाणा में कुछ ऐसे मेजर्स लेने शुरू कर दिए हरियाणा गवर्नमेंट ने विच आर नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। तो फरीदाबाद और पलवल में 120 स्टोन क्रशर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। अब अगर ध्यान से इनकी लोकेशन देखी जाए फरीदाबाद और पलवल की, तो ये दोनों ही दिल्ली को बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वह दिल्ली के बिल्कुल पास हैं। तो इसलिए जो पूरा का पूरा नेशनल कैपिटल रीजन है विच इंक्लूड सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वो पूरे के ऊपर उसका असर देखने को मिलता है और उसको रोकने के लिए जो इम्पैक्ट, उसको रोकने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे वो भी हरियाणा में भी लिए जाएंगे। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल है वो 497 पर पहुंच गया था। इट रीच्ड 497 ऑन नवंबर 9। इस वजह से पूरे के पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में, जिसमें हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं, वहां पर भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चलाया गया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? नाम से ही पता चलता है, ग्रेडेड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कि अगर पॉल्यूशन इतने दिनों तक कंटिन्यूअसली पुअर कैटेगरी में चल रहा है तो हम ये स्टेप्स लेंगे, अगर वेरी पुअर में चल रहा है तो ये स्टेप्स लेंगे, सिवियर में हो गया है तो ये स्टेप्स लेंगे। सो देयर इज अ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान which is made by the government of Delhi and to be implemented in the national capital region, जिसे हम कहते हैं graded response action plan। तो इसे किसने बनाया है? इस प्लान को बनाने वाली है the Environmental Pollution Prevention and Control Authority EPCA। इसने ये प्लान बनाया था ताकि PM10 और PM2.5 को ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं। इसके लिए 13 डिफरेंट एजेंसीज जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में हैं, इन सब को मिलकर काम करना होता है। इन चारों स्टेट्स और यूटीज में 13 डिफरेंट एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग देयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इंक्लूडिंग EPCA, इंक्लूडिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच हैव टू टेक कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। देखते हैं वो मेजर्स क्या क्या हैं।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, जब कैटेगरी मॉडरेट से पुअर हो, यानी कि PM 2.5 जो है वो 61 से 120 हो और PM10 101 से 350 के बीच में हो, तो क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स में पॉल्यूशन कम किया जाता है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाती है सड़कों की, यानी कि सड़कों से जो धूल है वो साफ की जाती है, बिकॉज द ओनली रीजन फॉर पॉल्यूशन इज नॉट स्मोक, इट इज मेनी अ टाइम द डस्ट ऑल्सो। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, उसके बाद फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया गया और गार्बेज को जलाने के ऊपर भी बैन लगाया जाता है। देन जब वेरी पुअर हो जाती है तब डीजल जनरेटर्स पे बैन लगा दिया जाता है, बस और मेट्रो सर्विस को बढ़ा दिया जाता है ताकि पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करती, दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन CNG। उसके बाद कोल और फायरवुड को जलाने पर बैन लगा दिया जाता है। जब सीवियर कैटेगरी में पहुंचती है तब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को बढ़ा दिया जाता है और सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जाता है। ब्रिक किल्न्स, हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रशर्स को बंद कर दिया जाता है। बदरपुर पावर प्लांट को बंद कर दिया जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑफ पीक ट्रैवल को बढ़ाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट रेट है उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि लोग अपने व्हीकल्स को कम यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करें। उसके बाद सीवियर और इमरजेंसी कैटेगरी में जब एयर क्वालिटी पहुंच जाती है तो डीजल ट्रक्स का दिल्ली में बैन जो है वो बंद कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरी तरह से रोक दी जाती हैं क्योंकि उससे डस्ट बनती है। ऑड इवन स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी जाती है वेरी पॉपुलरली। जो ऑड नंबर वाली गाड़ियां हैं उनको ऑड डेट्स पे चलाने की परमिशन होती है और इवन नंबर वाली गाड़ियों को इवन डेट्स पे चलने की परमिशन होती है और स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है कि जैसे जैसे एयर की क्वालिटी पुअर, वेरी पुअर, सिवियर और इमरजेंसी की तरफ जाएगी वैसे वैसे हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हम पॉल्यूशन को कम कर सकें। अगली न्यूज है विंग्ड गेस्ट्स फ्लॉक टू रेवाड़ीज मसानी बैरेज। ये भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक मसानी बैरेज है जहां पर काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम साइबेरिया, रशिया, मंगोलिया, अलास्का एंड अदर पार्ट्स ऑफ US। तो इनका अराइवल अभी अभी देखा गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे के पास ये पड़ता है। यहां पर 50 अलग अलग स्पीशीज के 20,000 बर्ड्स अब तक स्पॉट किए जा चुके हैं। इनमें इंपॉर्टेंट जो है रेयर बर्ड पैसिफिक गोल्डन प्लावर, पैसिफिक गोल्डन प्लावर फ्रॉम वेस्टर्न अलास्का, जिसे यहां पर स्पॉट किया गया है। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और हरियाणा की वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन से बर्ड्स हैं जो यहां पर आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वैगटेल्स, कॉमन टील, पिनटेल, नॉर्दर्न शवलर, गागने, यूरेशियन कूट, रेड शैंक, कॉमन सैंडपाइपर, रफ, वुड सैंडपाइपर, मार्श सैंडपाइपर, स्टिंट, कैंटिश प्लवर, सैंड प्लवर, पैसिफिक गोल्डन प्लवर, लिटिल रिंग प्लवर, व्हाइट टेल्ड लैपविंग, ग्रेटर फ्लामिंगो, कॉमन पोचर्ड, फेर्यूजिनस पोचर्ड, गर्ल्स एंड पाइड एवोसेट। ये सारे के सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये यहां पर आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी MCQ में ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेवाड़ी का मसानी बैरेज है वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो हर साल आते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस साल जो एक रेयर बर्ड वहां पर देखा गया है दैट इज पैसिफिक गोल्डन प्लावर, जो कि वेस्टर्न अलास्का से आया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एरिया में पोटेंशियल है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से इस हफ्ते की एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हिसार यूनिवर्सिटी डेवलप्स हाई प्रोटीन सॉर्गम। तो हाई प्रोटीन सॉर्गम डेवलप किया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम रखा गया है CSV 44F। एक नई इंप्रूव्ड वैरायटी है सॉर्गम की विच इज जवार। सो इस वैरायटी को किसने डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ने। तो इसको नोटिफाई और रिलीज किया है क्रॉप स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन एंड अप्रूवल सेंट्रल सब कमिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको नोटिफाई करती है जब भी ऐसी कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, और ये डेवलपमेंट हरियाणा में हुई है, सो इट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर दैट एक्शन। इससे होता क्या है, व्हाट इज दिस वैरायटी अबाउट? द वैरायटी हैज 10% हायर प्रोटीन कंटेंट, गुड इन टेस्ट एंड ऑल्सो हाई डाइजेस्टिबिलिटी देन अदर वैरायटीज, जिसकी वजह से इससे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। जो मिल्क एनिमल्स हैं उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में इससे हेल्प मिलेगी। द वैरायटी हैड नो लॉजिंग प्रॉब्लम्स एंड वाज मोस्ट सूटेबल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज, यानी कि हरियाणा में यूज करने के लिए ये काफी ज्यादा सूटेबल है और इससे एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकेगी। एवरेज फॉडर यील्ड जो है इसकी वो 407 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है, जिससे एवरेज ग्रीन फॉडर यील्ड है वो 407 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है, जो कि 7.5% ज्यादा है देन अदर इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ सॉर्गम। तो एक काफी इंप्रूव्ड वैरायटी एक इस यूनिवर्सिटी ने इजाद की है, विच इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। लास्ट न्यूज आज जो हमारी है दैट इज फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बेसिकली गवर्नेंस से रिलेटेड है। पूरे इंडिया के 20 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिन्हें वर्ल्ड टॉयलेट डे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, नॉट वर्ल्ड टॉयलेट डे अवार्ड, टॉयलेट डे अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया था, और इसमें हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, रेवाड़ी और भिवानी। हालांकि ये इस कंपटीशन को जीत नहीं पाए, बट it is an honor for Haryana that 2 of its districts are among the more than 700 districts of India। तो 20 में से 2 जिले जो हैं पूरे इंडिया में वो सिर्फ हरियाणा से लिए गए हैं, एंड दैट इज रेवाड़ी एंड भिवानी। वर्ल्ड टॉयलेट डे के लिए इनको अवार्ड के लिए नामित किया गया फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एक्सेस टू सेफ एंड हाइजीनिक टॉयलेट्स एंड ओवरऑल रेलेवेंस ऑफ सैनिटेशन। तो देश के 20 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आया, और जो डिस्ट्रिक्ट इस अवार्ड को जीता है दैट इज द सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ये कल ही अनाउंस किया गया है 19th ऑफ नवंबर को। तो सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना हैज वन द वर्ल्ड टॉयलेट डे अवार्ड, बट इट इज अ प्राउड डिस्टिंक्शन दैट 2 of our districts of हरियाणा वर इन दिस लिस्ट। और ये अवार्ड जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, काफी तरह के जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज की जाती हैं, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि ओपन डेफिकेशन को कैसे रोका जा सकता है और सैनिटेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर important news from Haryana from the 3rd week of November 2020. If you like the video, please like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you and all the best for your exams.